दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने बेटे को अपने रोमांचक सफर की कहानियां सुनाया करता था। जो कहानियां उसके बेटे को तब तक अच्छी लगती है जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाता। समझदार होने के बाद बेटे को लगता है कि वो सब मनगढ़ंत कहानियां थी जो बस बचपन में उसका मन बहलाने के लिए पिताजी सुनाया करते थे, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एडवर्ड नाम के एक आदमी को जो अपने बेटे को और उसके दोस्तों को बताता है कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ था। यहाँ के सभी लोग हमेशा से एक बहुत बड़ी कैटफिश के बारे में बातें किया करते थे। अटकलें लगाई जाती थी कि वो डायनासोर के समय से जिंदा है, जिसे मैं बचपन से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे हाथ तब आई जब मेरे बेटे तू पैदा हुआ, जिसको पकड़ने के लिए मैंने अपनी शादी की अंगूठी दांव पर लगाई थी। उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैंने उसके मुंह में हाथ देकर उसे निकाला था। समझ रहा है ना तू मैं कितना बहादुर इंसान था। जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है जिसमें एडवर्ड का बेटा जॉन जड़बुद्धि वैसी फैंटेसी कहानियां सुनता सुनता बड़ा हो जाता है। आज उसकी शादी होती है और शादी के दिन भी उसका पिता एडवर्ड सबको अपनी वही फैंटेसी वाली कहानियां सुना रहा होता है, जिनकी बातों पर अब जॉन जड़बुद्धि को रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसे यकीन नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी होती होगी, क्योंकि सेम कहानी वो 2000 बार से ज्यादा सुन चुका है। उसकी छाती भर चुकी है, फेफड़ों में मवाद पड़ चुकी है। कहता है बापू मैं तंग आ गया हूँ तेरी ऐसी हरकतों की वजह से। एक दिन जॉन को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो वो उनसे मिलने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होम टाउन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ फ्लाइट में उसे अपने पिता की सुनाई एक कहानी याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था तब हमारे शहर में एक घर हुआ करता था जहाँ एक चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी एक आंख पत्थर की थी। जिस आंख में जो भी देखता था उसे अपनी मौत नजर आती थी। उसे पता चल जाता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। जो जानने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ उस घर में गया, सभी ने उसकी पत्थर की आंख में अपनी मौत को देखा। सबकी फटकर 1 फुट बाहर आ गई थी। और जिसके बाद कहानी फिर से हकीकत की दुनिया में आती है, जहाँ अब तक जॉन जड़बुद्धि अपने पिता के घर पहुंच चुका है, जिन्हें वो पीने के लिए पानी देता है और दवाई टाइम से लेने की हिदायत देता है। जिस पर पिता कहते हैं तू इतनी भड़क मत ले, मैंने पहले ही उस चुड़ैल की आंख में अपनी मौत को देख लिया था, इसलिए मुझे पता है मैं कैसे मरने वाला हूँ। जॉन जड़बुद्धि पूछता है अच्छा बताना जरा, ऐसे नहीं तो आप कैसे मरने वाले हो। पिता कहते हैं तुझे क्या लगता है मैं सारा सस्पेंस खराब कर दूंगा, वक्त आने पर तुझे अपने आप पता चल जाएगा। जो सुनकर जॉन वहाँ से चला जाता है कि मेरे बाप का कुछ नहीं हो सकता, और उस रूम के बाहर पहुंचता है जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ वो सोया करता था। और यहाँ उसे एक और कहानी याद आती है, जिसमें पिताजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तब अचानक से उनका शरीर बढ़ने लगा था, कपड़े फटने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे 3 सालों तक एक मशीन पर बांध कर रखा गया ताकि मेरी हड्डियों को नियंत्रण में लाया जा सके, मेरे शरीर को बढ़ने से रोका जा सके। एक दिन मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा था अगर मछली को तालाब में रखा जाए तो वो थोड़ी कम बड़ी होगी, और उसे अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो वो अपने साइज की 3 गुनी या 4 गुनी भी हो सकती है। और बस उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़े कामों के लिए पैदा हुआ हूँ। जिसके बाद वक्त बीता और मैं जवान हो गया। जवान तो क्या माहिर हो गया। ऐसा कोई खेल नहीं था जिसमें मैं अव्वल नंबर पर नहीं आता था। लड़कियां दीवानी थी मेरी, मेरा नाम सुनकर गीली हो जाया करती थी। साथ ही साथ मैं पूरे शहर का सबसे चहीता लड़का था। कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत होती थी सबसे आगे मैं खड़ा पाता था। फायर ब्रिगेड वाले भी मेरे बाद में आते थे। फिर एक दिन हमारे शहर में एक बहुत बड़ा दानव आया, जिसने हमारे शहर में तबाही मचा दी। साला सारे जानवरों को खा गया, सारी फसलें चट कर गया, जिससे शहर का मेयर परेशान हो गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई उस दानव को इस शहर से भगा दे या उसे मार दे। जिस पर मैं आगे आया, अपना फौलादी जिगरा दिखाया और उस दानव से बात करने गया। जो जब अपनी गुफा से बाहर आया ना, तब मैंने उसका शरीर देखा। माँ कसम फटकर 4 फुट बाहर आ गई। पर फिर भी धैर्य का पुल बांधते हुए मैंने उससे कहा तू मुझे खा ले या मार दे, तू जो करना चाहता है कर ले, बस ये शहर छोड़कर चला जा, क्योंकि ये शहर तेरे लिए बहुत छोटा है। अब वो दानव काफी सभ्य किस्म का आदमी था, तो उसने मुझसे पूछा तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है क्या। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुझे भगाना नहीं चाहता, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सपनों के आगे, मेरी डेस्टिनी के आगे ये शहर बहुत मामूली है। और उसके बाल वाल काट के नहला धुलाकर मैंने उसे मेयर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस पर मेरी ऐसी दिलेरी और बहादुरी देखकर मेयर ने मुझे सम्मान के तौर पर एक चाबी दी, जो पता नहीं किसी तो ताले में जरूर लगती होगी या नहीं भी लगती होगी। जिसके बाद मैं उस दानव को लेकर शहर के बाहर की तरफ निकल लिया, जहाँ मुझे 2 रास्ते दिखे, जिसमें एक रास्ता तो पक्का था और बिल्कुल सीधा था, पर वो थोड़ा सा लंबा जरूर था, और दूसरा रास्ता कच्चा था, उबड़ खबड़ था, शायद छोटा भी था, पर उस पर लिखा हुआ था कि इसके अंदर मत जाना, जो भी अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने दानव से कहा देख भाई, मेरे पिछवाड़े में बहादुरी की चूल मचती है, इसीलिए तू सीधा जा और मैं जाऊंगा इस छोटे रास्ते से, फिर आगे जाकर हम दोनों मिल जाएंगे। जो बोलकर मैं उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा, जो कि सचमुच डरावना और खतरनाक था। बड़ी बड़ी मकड़ियां थी, उनके जाले थे, पर मैं किसी से नहीं डरा। और थोड़ी देर बाद एक शहर तक पहुंच गया, जहाँ चारों तरफ हरी हरी घास बिछी हुई थी और बाहर एक तार पर पूरे शहर के लोगों के जूते टंगे हुए थे। खैर वहाँ के सभी लोग एडवर्ड का स्वागत करते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पर मर्दों की संख्या औरतों के मुकाबले काफी कम है, और जो मर्द यहाँ हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो उन औरतों को खुश रख सके। बोले तो यहाँ रहने वाले की बल्ले बल्ले थी, और यही कारण था कि यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहता था। परंतु रात को जब सभी जश्न मना रहे थे, तब एडवर्ड उनसे कह देता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ से जाना है। अब वहाँ एक लड़की थी जो उसे पसंद करने लगी थी, उसे अपने घाट घाट का पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करती है। पर एडवर्ड कहता है अभी मेरा इस शहर में रुकने का समय नहीं आया है, जब मेरा समय आएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। वहीं पर एक बच्ची भी थी जो उससे कहती है बिना जूतों के तू यहाँ से कैसे जाएगा, मैंने तेरे जूते तार पर टांग दिए हैं जहाँ सबके जूते टंगे हुए हैं। एडवर्ड कहता है तुझे क्या लगता है गुड़िया, मैं बिना जूतों के यहाँ से नहीं जा सकता, और शहर के बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में घने कंकड़ पत्थर थे, बहुत ही बुरा रास्ता था और भयानक भी था। नरभक्षी पेड़ थे जो उसे अपने चंगुल में जकड़कर उसका खून चूसना चाहते थे,
पर बचपन में एडवर्ड ने अपनी मौत को चुड़ैल की आंख में देख लिया था, तो कहता है मैं ऐसे नहीं मरने वाला, कभी तुम्हें बहम हो। जो सुनकर पेड़ उसे छोड़ देते हैं कि चल निकल बे गिंडू यहाँ से। जिसके बाद वो पूरी रात चलकर उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ दानव उसका इंतजार कर रहा था। और फिर यहाँ से कहानी हकीकत की दुनिया में लौट आती है, जिसमें एडवर्ड बेड पर बीमार पड़ा है और उसके बेटे की वाइफ उससे बात करने आती है, क्योंकि उसे अपने ससुर की सुनाई कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। पूछती है मैंने आज तक आपकी एक भी शादी की फोटो नहीं देखी, ऐसा क्यों? एडवर्ड बताता है क्योंकि मेरी कभी भी प्रॉपर तरीके से शादी नहीं हुई थी, और उसे पूरी बात बताता है। जिसमें कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से एडवर्ड जंगल से निकलकर दानव से मिला था। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक सर्कस दिखाई देता है, तो वो सर्कस देखने चले जाते हैं, जहाँ सर्कस को होस्ट करने वाला जो सर्कस का मालिक भी था सभी के सामने पेश करता है दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी, जिसे देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। पर ये आदमी इतना भी बड़ा नहीं था, बस ग्रेट खली के जितना होगा या उससे इंच 2 इंच कम ही होगा। जो देखकर एडवर्ड को हंसी आ जाती है और वो सीटी बजाकर अपने दानव को बुलाता है, जिसे देखकर इस बार हकीकत में सबकी फट जाती है। और वो आदमी जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होने का दावा कर रहा था, चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर सर्कस छोड़कर वहाँ से निकल लेता है कि कोई मुझे धक्के मारकर निकाले उससे पहले ही इज्जत से खुद ही निकल लेता हूँ। सर्कस का मालिक जो साला परमानेंट अपनी जेब में एग्रीमेंट पेपर लेकर घूमता था, तुरंत उसको दानव से साइन कराकर नौकरी पर रख लेता है। एडवर्ड को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। वो समझ जाता है कि यही मेरी जीवन साथी बनेगी। जिससे एडवर्ड बात करने जाता है उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बारे में वो सर्कस के मालिक से पूछता है तो वो कहता है मैं उस लड़की को भली भांति जानता हूँ, पर मैं तुझे उसका आता पता ठिकाना नहीं बताऊंगा। एडवर्ड कहता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तेरे लिए नौकरी करने को भी तैयार हूँ। मालिक कहता है ठीक है, तू मेरे लिए नौकरी करेगा, पर बदले में मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा। बस तुझे उस लड़की के बारे में एक न एक बात बताया करूंगा, जिससे एक दिन तू उस लड़की तक जरूर पहुंच जाएगा। जिसके बाद एडवर्ड फ्री की नौकरी अगले 3 सालों तक बजाता है। हर खतरनाक से खतरनाक, गंदे से गंदा, गिरा हुआ काम करता है, जिसको सर्कस का मालिक महीने के अंत में बस इतना बताया करता था कि उस लड़की को खीरे खाने पसंद है, भिंडी की सब्जी पसंद है, नीला रंग पसंद है और इसी तरह की बकवास बातें। जिससे होता यह है कि एक दिन एडवर्ड की बुद्धि खनक जाती है, क्योंकि आज तक उसे उस लड़की का नाम तक नहीं पता चला था। जिस पर वो सर्कस के मालिक के पास जाता है और जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, अंदर से भेड़िया निकलता है और उस पर हमला कर देता है। जिसको मारने के लिए सर्कस में काम करने वाला एक आदमी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, एडवर्ड उसे रोक देता है और एक डंडी उठाकर दूर फेंक देता है, जिसको भेड़िया पूरी रात बार बार उठाकर उसके पास लाता है। और जब सुबह होती है तब पता चलता है कि वो सर्कस का मालिक ही इच्छाधारी भेड़िया था, जो उसके काम से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि एक तो पूरी रात वो उसके साथ खेला, दूसरा उसने उसकी जान बचाई। जिसके फलस्वरूप वो एडवर्ड को उस लड़की का आता पता ठिकाना नाम वगैरह कच्चा चिट्टा सब बता देता है। जिससे वो तुरंत ताबड़तोड़ बात करने पहुंचता है और कहता है जाने मन आज से 3 साल पहले मैंने तेरे को सर्कस में देखा था और बस देखते ही प्यार हो गया था, तो बता क्या विचार है तेरा, मुझसे शादी करेगी क्या? वो लड़की जिसका नाम सेंड्रा है कहती है मेरी सगाई हो गई, वो भी सुबह सुबह, इसलिए कट ले यहाँ से पहली फुर्सत में। जो सुनकर एडवर्ड मायूस हो जाता है पर पीछे नहीं हटता और उस लड़की को अलग अलग तरीके से पटाने की कोशिश करता है। कभी हवाई जहाज के धुएं से आई लव यू बोलता है, तो कभी क्लासरूम में आई लव यू बोलता है, और एक दिन तो हद ही पार कर देता है। जिसमें सेंड्रा जब अपनी खिड़की खोलती है तब देखती है उस गधेड़े ने डैफोडिल्स के फूलों की लाइन लगा दी, जो फूल उसे बहुत पसंद थे, इसलिए वो तुरंत उससे बात करने पहुंचती है और पूछती है तुझे इतने सारे फूल कहाँ से मिले? एडवर्ड बताता है मैंने रातों रात 5 स्टेट में फोन मिलाया और इन्हें सुबह तेरे कदमों में लाकर बिछा दिया। अब इससे पहले कि दोनों के बीच में चुमा चाटी होती, वहाँ सेंड्रा का मंगेतर आ जाता है, जो एडवर्ड को पटक पटक के खूब बढ़िया से धोता है। एडवर्ड जो कि 1.5 साना था, उस पर थोड़ा सा भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि अगर उसने हाथ उठाया होता तो सेंड्रा उसकी कभी नहीं होती, कभी एंगेजमेंट रिंग निकालकर अपने मंगेतर के मुंह पर नहीं मारती। आगे एडवर्ड को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ उसके पास एक सरकारी खत आता है जिसमें उसे अत्यंत तुरंत फौज में भर्ती होना था, जो सेंड्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उस समय एक रूल हुआ करता था जिसमें कठिन से कठिन मिशन करने वालों को जल्द ही रिटायर कर दिया जाता था। इसीलिए एडवर्ड एक बहुत ही कठिन मिशन लेता है, जिसमें उसे वियतनाम जाना था कोई खास डॉक्यूमेंट चुराने के लिए। जो काम करने में वहाँ की 2 जुड़वा बहनें उसकी मदद करती है, क्योंकि उन्हें वियतनाम से निकलना था और अमेरिका जाकर सेटल होना था। एडवर्ड बड़ी ही आसानी से वो डॉक्यूमेंट चुराता है और उन दोनों जुड़वा बहनों को लेकर अमेरिका आ जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड सेंड्रा से शादी करके उसे अपनी वाइफ बना लेता है। जिसके बाद कहानी फिर से हकीकत की दुनिया में आती है, जहाँ एडवर्ड के पास अब उसका बेटा जॉन जड़ बुद्धि बैठा है। कहता है पिताजी मैं बस आपको जानना चाहता हूँ, आप चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, बदतमीज हो, बवासीर हो, सब चलेगा, बस मुझे अपना असली रंग दिखाओ, कब तक अपनी झूठी कहानियों के पीछे छुपोगे? बुढ़ऊ कहता है मैंने आज तक तुझे जो भी बताया वो सब सच ही था, यही मेरा असली रंग है। जो सुनकर जॉन जड़बुद्धि वहाँ से चला जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और घर के बाहर जो गंदा स्विमिंग पूल था उसको साफ करने लगता है। जिसको उस पानी में कोई अजीब सी बड़ी सी चीज होने का एहसास होता है, तो वो डर जाता है, जो कि शायद एक मछली थी। आगे वो अपनी मोम और अपनी वाइफ के साथ स्टोर रूम में जाता है, जहाँ वो मशीन आज भी रखी हुई थी, जिस पर उसके पिता को लेटाकर उसके शरीर को नियंत्रण में लाया गया था जब वो बड़ा होने लगा था। फिर मोम उसे एक लेटर दिखाती है जो एडवर्ड ने तब लिखा था जब वो वियतनाम की जंग में कोई खुफिया डॉक्यूमेंट चुराने के लिए गया था। जिसको पढ़कर जॉन जड़बुद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर उसके हाथ एक और डॉक्यूमेंट लगता है जिस पर किसी महिला का नाम और आता पता लिखा हुआ था, जिससे जॉन बात करने कहानियों की सच्चाई जानने उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था वेलकम टू स्पेक्टर, और ये स्पेक्टर वही शहर है जहाँ एडवर्ड आज से कई साल पहले शॉर्टकट लेकर पहुंचा था, जहाँ सबके जूते बाहर तार पर लटके होते थे
चलते कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर अब वो शहर पूरा कंडम हो चुका था, खत्म हो चुका था, मिट्टी में मिल चुका था एक तूफान की वजह से। जॉन जड़बुद्धि उस घर पर पहुंचता है जिसका उसे एड्रेस मिला था। वहाँ एक महिला होती है जिससे वो पूछता है क्या तेरा मेरे बाप के साथ चक्कर चल रहा था। महिला कहती है ये सवाल तूने अपने बाप से क्यों नहीं पूछा, मुंह उठाकर यहाँ दौड़ा चला आया। दरअसल ये महिला और कोई नहीं वही बच्ची है जिसने एडवर्ड के जूते तार पर लटकाए थे ताकि वो यहाँ से जा ना सके, क्योंकि ये उससे प्यार करती थी। आगे जॉन जड़बुद्धि वहाँ से वापस आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता एडवर्ड की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हॉस्पिटल में उनके परिवार का खास डॉक्टर भी था जिसने जॉन जड़बुद्धि को उसकी माँ के पेट से निकाला था। पूछता है तुझे पता है तू कैसे पैदा हुआ था। जॉन कहता है हाँ मुझे सब पता है, पिताजी ने मुझे ये भी बताया था कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था तब उन्होंने डायनासोर के समय से जिंदा वाली कैटफिश को भी पकड़ा था। डॉक्टर कहता है झूठ, सरासर झूठ, जब तू पैदा हुआ था ना तब तेरा पिता यहाँ था ही नहीं, वो एक सेल्समैन था, इसीलिए इधर उधर हमेशा भटकता रहता था। और जानता है उसने तुझे बड़ी सी कैटफिश पकड़ने वाला झूठ क्यों बताया, ताकि तू अपने जन्म को किसी यादगार की तरह याद रख सके। अब फैसला तुझे करना है, तुझे अपना जन्म नॉर्मल वाला चाहिए या वो वाला जिसमें तेरा पिता बड़ी सी कैटफिश पकड़ने गया था। देख तेरी जगह अगर मैं होता तो कैटफिश वाली कहानी को चुनता, क्योंकि नॉर्मल में कोई मजा नहीं। जो बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जॉन जड़बुद्धि अपने पिता से बात करता है जिनको बोलने में तकलीफ हो रही थी। कहते हैं मुझे बता मैं कैसे मरूंगा, मुझे बता चुड़ैल की आंख में मैंने क्या देखा था। अब जॉन जड़बुद्धि उस मरते हुए आदमी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए झूठ मूठ में एक कहानी सुनाने लगता है कि मैं आपको चोरी चुपके हॉस्पिटल से लेकर भाग गया और आपको उस नदी के किनारे लेकर पहुंचा जहां आपने वो बेकार की कैटफिश पकड़ी थी। नदी के किनारे आपके वो सभी जानने वाले थे जिनको आपने अपने पूरे जीवन में जाना था, जिनको आपने अलविदा बोला, और अब आप वो बनकर वहाँ से निकल लिए जो आप बनना चाहते थे, एक बड़ी सी कैटफिश। जो कहानी सुनकर उसके पिता एडवर्ड को बहुत सुकून मिलता है और वो खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देता है। जिसके बाद फ्यूनरल वाला दिन आता है जहाँ हकीकत में आज वो सभी लोग आते हैं जो एडवर्ड की कहानियों में थे। हालांकि वो दिखने में थोड़े बहुत अलग जरूर थे पर वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उनको बताया गया था। जो देखकर जॉन जड़बुद्धि समझ जाता है कि उसके पिता के मुंह से निकला एक एक शब्द सच्चा था, बस थोड़ी सी फेरबदल की गई थी, थोड़ा सा तड़का मारा गया था ताकि सुनने वाले को मजे आ जाए। Kaya na kinu.